एक बार यूएस पे स्टैंड अलोन बात करते हैं, वो इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बनाकर अपनी हिस्ट्री में जाके बात करते अब मैं आपको इसका पूरा बताता हूँ। एक तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सुपर पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये बाय द वे 1944 में उनके लेक्चर्स में सुनता था जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था। उसका नाम था विंसेंट लोमड़ी, सॉरी लोमड़ी नहीं, विंसेंट फॉक्स। वो सोशियोलॉजिस्ट था। उसने ये पहली बार पुस्तक लिखी थी 1944 में, मुझे कॉपी दी थी। तो उसने पहली बार ये टर्म यूज किया था सुपर पावर, और उसने कहा था 3 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन। अब ब्रिटेन तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया और ये दोनों रह गए हैं। अब सोवियत संघ टूट गया तो रशिया आया। जो हम बात करते हैं बड़ी शक्तियों की, 4 साल से वो फंसा हुआ है यूक्रेन में, राइट? और ये कई महीनों से फंसा हुआ है ईरान में। ये कोई सुपर पावर नहीं, ये डफर पावर है दोनों। कहां गई तुम्हारी शक्ति? अरे भारत होता ठोक पीट के सब ठीक कर दिया होता। ये बकवास करते हैं, हम सुपर पावर है। और मैंने सुना किसी ईरानियन मुल्ले को, भारतीय मूल का, टीवी पे मैं एक शो पे था, कि हम तो सुपर पावर बन गए जी, हम तो डोमिनेट करेंगे इस रीजन को। अब एक कमीने, ये जो बातें करते हो तभी सारी दुनिया तुमसे दुश्मनी करती है। मैं सबसे बड़ी शक्ति हूं मेरे एरिया में। कभी मैंने कहा है कि मैं डोमिनेट करूंगा बाकियों को? इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीजें नहीं कही जाती। गधे हैं, बेवकूफ हैं। डोमिनेट करेंगे तो दुनिया आपको ऐसे काउंटर देखेगी ना, 100% यार ये तो हमको डोमिनेट कर रहे हैं क्या, तो एंटर जाएगी। आपके एरिया के लोग नाराज हो जाएंगे कि तू कौन होता है, पर गधे हैं भाई। सड़क छाप जो मुल्ले, भारतीय मूल का, वहां जाके कुछ शादी वादी कर ली होगी तो बड़ा ईरानी, हम तो सुपर पावर है, ये है वो है। अबे 2 झापड़ पड़ेंगे तेरे को। और एक चीज मैं और बता देता हूँ बेटा, जस्ट जो आपने अमेरिका की बात की है, अल्टीमेटली हमने ये देखना है, अमेरिका की जंग लड़ने की शक्ति बहुत है। मैं समझाता हूं कैसे बनी, बहुत कम लोगों को मालूम है। ईरान की मार खाने की क्षमता कितनी है? कितनी मार खा लेगा? टाइम आएगा जब तू कहेगा माई बाप अब माफ कर। वो कहने को हम क्या शहादत करेंगे, ये करेंगे, कुर्बान, वेरी गुड। जब पेट खाली होता है और जूते पड़ते हैं तो कुर्बानी गई चंडीगढ़, आपको पता लग जाए। मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बड़े बड़ों की पतलून में क्या होता है वो आप जानते हैं। क्या हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में? अमेरिका ने 1941 में जब पर्ल हार्बर हुआ, you are touching a raw nerve in me, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर, तो ऑफिशियली अमेरिका आ गया युद्ध में आ गया। उससे पहले नहीं था, 39 में युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस को तो जर्मनी निगल गया था, पोलैंड, इनके पास सामग्री नहीं थी जंग लड़ने के लिए। यूएसएसआर के पास अपने हथियार तो थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बहुत कम था। अब अमरीकी जो हैं बाजारू हैं, तो एक प्रोग्राम शुरू किया 41 में। देखिए इतिहास का सबक आपको दे रहा, उसको लैंड लीज प्रोग्राम कहते थे। हम आपको टैंक देंगे, आपको जहाज देंगे, आपको बंदूकें देंगे, आपको शिप्स देंगे, आपको और सामग्री जो चाहिए, खाना चाहिए देंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं देंगे। अभी पैसे, ये डिफर्ड पेमेंट आपका वो क्या है, उस पे ईएमआई पे खरीदते हैं ना, बाय नाउ पे लेटर ईएमआई पे, तो आप ईएमआई पे लीजिए। एंड सबसे ज्यादा पैसे दिए ब्रिटेन को, जो उस वक्त दिए $50 बिलियन टोटल फिगर था जो मैंने देखा है वॉर टाइम, उस टाइम के डॉलर, जो आज $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते उसके लगभग हैं। और आखिरी रीपेमेंट 20 साल पहले रशिया, जो सोवियत संघ का सक्सेसर स्टेट था, और ब्रिटेन ने की। अमेरिका ने छोड़ा नहीं इनको। हाँ, ये जरूर कहा कि चलो कम पैसे दे दो और इंटरेस्ट सिर्फ 2% लेंगे। तो उस समय रूजवेल्ट थे शायद प्रेसिडेंट, उनसे पूछा गया कि ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी फ्री में ले लो, बाद में पैसे देना? कहता है आपके पड़ोसी के घर में जब आग लगी होती है तो आप उसको पाइप देते हैं आग बुझाने का, ये नहीं कहते कि पहले पैसे दे फिर तेरे को मैं पाइप दूं। आग बुझा देता, फिर आप कहते हैं कि पैसे दे। ये फिलॉसफी हमारी भी है, मदद करते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है, जो हम लाइंस ऑफ क्रेडिट देते हैं। एक देश है आज की दुनिया में जो बदमाश है, वो है चाइना। वो कहता है पहले पैसे लाओ, फिर मैं बाद में मदद। और तो बाजारू लोग हैं, कमीने। और वो उनका प्रेसिडेंट है, वो टिंग टोंग डिंगलिंग पिंगलिंग, जो भी उसका नाम है, भूल जाता हूं, बुढ़ा आदमी हो गया, मुझे याद नहीं रहता। तो ये अमेरिका ने जब शुरू किया, पैसे उसको मिलते गए।
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री काम कर रही थी। अब क्या होता है, जब आप इतनी सारी चीजें बना के दूसरों को दे रहे हैं, तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री तो ओवर मजबूत होती टाइम जाएगी, काम सही बात करेगी, है। मजबूत होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। यही अमेरिका में हुआ, और साथ साथ बाकी कमजोर होते गए। भाई मैंने पूछा था, मैंने नहीं, मैंने पढ़ा ही है, दूसरे विश्व युद्ध में के बाद भारत को कहते हैं स्वाधीनता मिली थी। बकवास करते हैं, मुझे तोड़ दिया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 25 लाख भारतवासी लड़े थे अंग्रेज की औलाद को बचाने के लिए, ब्रिटिश एम्परर को बचाने के लिए। 25 लाख, इंक्लूडिंग माय लेट फादर। मैंने कभी माफ नहीं किया उनको। पठान का बेटा हूं, मां मेरी सिखनी थी। 25 लाख और 25,000 लेकर ये आदमी सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कामयाब हुआ नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन जिस दिन हमने उसकी मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में बेटा, उस दिन मेरा ज्ञान आजाद हुआ। ये कोई वॉर क्रिमिनल नहीं था, ये भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। जब उस समय हमारे महात्मा वगैरह जो लोग थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को कहा था कि ये लोग हमसे वादा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बारे में सोचेंगे, तो आप जाइए लड़िए। सोचना क्या था, अंग्रेज तो दोगलापन इनका तो सारी दुनिया जानती है। टू टाइमिंग, एब्सोल्यूट थग्स। और नेताजी फिर जो करना था उन्होंने किया। ये मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास में कई बार जो चीजें पढ़ते हैं, हकीकत वो नहीं होती है। नेताजी के तो लाल किले में वो क्या था, ट्रायल भी की गई कि आप तो देशद्रोही हैं। ये किसके देशद्रोही हैं? वो तो अपने देश के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे द्रोही हो सकते हैं और तुम मेरे देश के नहीं हो, अंग्रेज। सो अब जो भारत उभर रहा है, उठ रहा है, इनको मिर्ची लगती है कि ये सुपर पावर तो उस समय के अब दो ही बचे थे, अब रूस और अमेरिका दोनों फंसे हुए हैं। बोथ आर डफर पावर्स, जो मैं कहता हूं। सुपर डुपर नहीं है, डुपर पावर। डूब रहे हैं, डूबर पावर्स है। क्योंकि आप अगर इतनी ताकत है तो आप कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? सर मैं यही देख रहा था भाई, एक तो भाई यूएस को सब मानते हैं कि भाई आज के पहले अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले तक नहीं, आज यूएस सब ने जो मानते कह दिया हैं, मान लेते थे। आज भी ही इज द ओनली। उसके बाद बहुत शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, मिलिट्री शक्ति है, सोशल शक्ति होती थी, अब वो कम हो रही है। और इनोवेशन, अंग्रेजी में मैं बता देता हूं, अमेरिका इनोवेट करता है, भारत क्रिएट करता है, चाइना डुप्लीकेट करता है, और यूरोप रेगुलेट करता है। वो कानून पे कानून, अब मैं ये पी रहा हूं ड्रिंक, वो एक कानून बनाएगा, लेफ्ट हैंड में नहीं उठाओ, राइट हैंड में उठाओ। गधे हैं, कुछ बचा नहीं है तो रेगुलेशन पे रेगुलेशन बनाते हैं। सॉरी, गो अहेड। एक चीज है कि यूएस के मजबूत होने में क्या एक कारण था कि 91 में यूएसएसआर टूट गया, तब जाके यूएस की 100%, दादागिरी है। ये नहीं होता तो इतना दादागिरी नहीं करता भी। यू नो, किस 1972 में एक व्यक्ति था, उसका नाम था रिचर्ड निक्सन। तो उसका एक सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो सबको किस करता रहता, तो उसका नाम किसिंगर था, ठीक है। मिस्टर किसर। तो मिस्टर किसर चाइना चले गए थे जिहादिस्तान होते हुए, और जाके चाऊ माऊ टाऊ पाऊ जो भी उस समय थे, उन सब से दोस्ती की। बोला यार हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, यू नो, उस समय दुश्मनी थी। वियतनाम का जंग चल रहा था, तो अमेरिका ने चीनियों से कहा यार टाइगर देखो, तुम वियतनाम का समर्थन करते हो, अब छोड़ दो। और वियतनाम मेरी दूसरी पोस्टिंग थी, पेरिस के बाद वहां गया। आई स्पीक वियतनामीज फ्लुएंटली, पढ़ा हुआ हूं वहां पे। तो वियतनाम ने कहा कल तक तो तुम हमारी मदद कर रहे थे, आज क्या हो गया? आज तो तुम अमेरिका जो आपका जानी दुश्मन था उसके साथ तो आप डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट हो। ये क्या हो रहा है? आप धोखेबाज हो। बेटा उस समय वियतनाम ने साफ कह दिया था कि चीन पर भरोसा मत करो। हमने सीखा नहीं सीखा वो अलग बात है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हमारे कुछ, मेरे करियर के दौरान कुछ जानकारी आती है जो मैं बांट नहीं सकता। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, हमारे कुछ लोग हैं जो लिखते हैं पुस्तकें, मैं नहीं लिखूंगा। ये मेरी फितरत नहीं है, ये मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि धोखा करो अपने देश के साथ। तो फिर क्या होता है कि सोवियत संघ के अगेंस्ट दोनों हो जाते हैं, चीन भी और अमेरिका, क्योंकि चीन तो फंसा हुआ था वियतनाम की जंग में, वो निकलना चाहता, निकल गया। 75 में अग्रीमेंट हो गया। उसके बाद दोनों दुश्मन हो गए सोवियत संघ के।
सोवियत संघ के तब दुश्मन हो गए थे ना? तब ठीक है। दुश्मन दोनों चीन और अमेरिका मिलके। अच्छा। अब अमेरिका के साथ चीन मिल गया है। पहले तो सोवियत संघ के साथ डार्लिंग था चीन, सारे उसके हथियार टेक्नोलॉजी सब सोवियत संघ की थी, फिर दोस्त बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, 79 में उसका जंग होता है चीन का वियतनाम के साथ। मैं पोस्टेड था वहां। हम लोगों ने एक बफलो ब्रीडिंग सेंटर बनाया था, भैंसें पालने, मुर्रा भैंसे। तो हमने 100 बफलोज उनको दी थी। तो ये कमीने चीनी आए, काट के खा गए उन हमारी भैंसों मतलब भरोसा नहीं कर रहे वियतनाम कमीने। तो फिर क्या होता है बेटा, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, आप सोवियत संघ को तोड़ देते हैं 91, क्योंकि आप कहते हैं कि वियतनाम जो था अमेरिका का, अफगानिस्तान वियतनाम बनाओ सोवियत संघ का। चलिए 91 में वो वापस चले गए, टूट गया। फिर चीन के साथ आपकी दोस्ती क्यों है गधो, मोहब्बत क्यों है? क्योंकि चीन तो आपका दुश्मन था। आप कम्युनिज्म पे भरोसा कब से करने लगे? और अगर आपने सोवियत संघ को तोड़ दिया, अपना लक्ष्य आपने पूरा कर दिया है, तो अब चीन को इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि चीन ने उनसे कहा, यार देख, टेक इट, लुक एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। चीन ने कहा अमेरिका को, यार सोवियत संघ को तो तूने तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा राज्य जो सोवियत संघ के 15 देश थे, सबसे बड़ा तो रूस है, और रूस तो फिर उभरेगा, बहुत शक्तिशाली, सारे न्यूक्लियर उसके पास है। तो ऐसा करते हैं, तू रूस को तो डायरेक्टली बहुत दूर है, तू उसकी मुखालफत नहीं करेगा, मैं तो उसका पड़ोसी हूं, तू मेरे को शक्ति दे, कहा कि मैं रूस को ठोकूं। शक्ति दे दी अमेरिकन ने, पैसा भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी। और जब चीन के पास सब कुछ आ गया तो अमेरिका कहता है, मैं शहंशाह, तू तो चपरासी है मेरा। अमेरिका कहता है, क्या मैंने तो तेरे को उठाया है? कहता वो तेरी गलती है, मैं उससे क्या करूं? और फिर जाके रूस से मोहब्बत कर ली, जो आप जानते ही हैं। तो इसीलिए उनका जो एक सीनियर ऑफिशियल रायसीना डायलॉग होते हैं फरवरी में, बैठा हुआ था, और वो कमीना वहां कहता है कि हमने जो गलती चीन के साथ की थी, भारत के साथ नहीं करेंगे, भारत को उभरने नहीं देंगे। ओए टाइगर, तेरी जरूरत नहीं है मुझे, ये भारत झुकता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का भारत है, ये नहीं झुकेगा, ये नहीं रुकेगा। तूने जो करना है कर, और एक चीज समझ जा, अगर चीन ने तेरे को धोखा दिया है, मैं धोखेबाज नहीं हूं, मेरी परंपरा नहीं है। और अगर तू चाहता है आज चीन से भिड़ना, दुनिया का एक देश है जो चीन को रोक सकता है। मुझे चीनी अक्सर कहते हैं, जो हम ट्रैक 2 की बात करते हैं, कि एशिया को तो हम कब का निगल गए होते, एक चट्टान खड़ी है हमारे सामने जिसका नाम भारत है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी चाइना थैंक यू वेरी मच, कि अमेरिकन को समझाओ, एक देश रोक सकता है चाइना को, वो भारत है। आपको भारत को मजबूत करना है, ये नहीं कहना कि हम उसको उभरने नहीं दे। बेवकूफ को लोग कहते हैं मुझसे कई बार कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस? तो मैं कहता हूं इट विल बी अ गुड आइडिया। अगर कोई इंटेलिजेंस होती है उन लोगों के पास, वो मालूम नहीं है। यू नो, वी आर स्टेडी। गालवान में क्या हुआ था, और टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग तब से शांत बैठा है। मेरी ताकत देखनी, लोग चिकन नेक की बात करते हैं, व्हाट रबिश, कि वहां पे वो हवाई अड्डा बना रहा है। वो एक होता था मोहम्मद यूसलेस खान, नहीं यूसलेस खान नहीं, क्या नाम था, हिलरी क्लिंटन का खनसामा था, वो बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बन गया था। खनसामा था या चौकीदार था या धोबी था, ऐसा ही कुछ था, जो भी था, उसको बना के भेज दिया चीफ एडवाइजर। तो हम ये कर देंगे, चिकन नेक्स को ये कर देंगे, हम बहुत शक्तिशाली हैं। अबे अगर तू 71 को भूल गया कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा नहीं, मेरी एक पलटन काफी है, ठोक पीट के तेरे को हम जो करना है वो कर देंगे। तेरे 90 साल का बुढ़ा और बड़े अपने आप को हीरो समझता है। अब पता है कहाँ है? उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। अच्छा। वो देश छोड़ के जा नहीं सकता। उसने सुना है, हिलरी क्लिंटन को फोन किया कि मैडम मैं आपको पुराना खनसामा, मैं तो फंसा हुआ, मुझे वापस बुलाइए। तो कहती है मैंने तो कभी आपको मिली नहीं हूँ, आप कौन है जी? मैं तो कभी आपका नाम भी नहीं सुना। तो अभी वो बांग्लादेश में ही पासपोर्ट जब्त है, बाहर निकले? जब्त है, ही इज इन, वो उसने यूनिस सेंटर बनाया हुआ कोई, जहां बहुत उसकी कॉन्ट्रोवर्सी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, बड़ा बदमाश आदमी है। 71 की लड़ाई में ये इसने साबित कर दिया था कि ये पूरी तरह से ये रजाकार है, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स की मुखालफत कर रहे थे। ये आदमी मोहम्मद यूसलेस। हाँ, ठीक है। सो ये चीजें ना, समय बदलता है, लोगों के विचार बदलते हैं। तो ये कहानी है अमेरिका की। अब अमेरिका को समझ आ रहा है, देखिए मिलिट्री को आप भूल जाइए, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो ग्लोबल लीडर है, वो हमें दे रहा है। ठीक है, आपने मेरे को मेरे इंजन नहीं दिए फाइटर प्लेन के,
कोई बात नहीं। आपने मेरे को क्रायोजेनिक इंजन जो मुझे स्पेस प्रोग्राम के लिए चाहिए थे, आपने नहीं दिए। आपने रोक दिया कि भारत को अगर ये मिल गई तो वो बॉम्ब बनाएगा। बॉम्ब तो हमने बना लिया टाइगर, और ये जो तू क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मुझे नहीं दे रहा था, वो मैंने खुद डेवलप की। पीएम साहब बोले 10 साल हम पिछड़ गए थे। वो पिक्चर देखो ना, नंबी नारायण की, नेटफ्लिक्स पे, रॉकेटरी। मैं तो मिला हुआ हूं उनसे, बहुत इज्जत करता हूं। साथ 90 साल का होगा अब लगभग। ही वॉज अ मास्टर ऑफ क्रायोजेनिक्स, जो कोल्ड टेम्परेचर के इंजन होते हैं, सॉलिड स्टेट फ्यूल। और आपने उसके साथ क्या सलूक किया? किसी मालदीव्स की छोकरी को बुला दिए, जी मेरे इसके साथ संबंध है, और मरते वक्त वो औरत, अभी कुछ साल हैं उसको मरे हुए, कहती मैं तो कभी मिली भी नहीं थी इनके साथ। तो क्या आपके शारीरिक संबंध थे? ये झूठ बोल। माय ओन बैचमेट, बेटा शर्म आनी चाहिए तुझको अगर तू ये प्रोग्राम देख रहा है। तूने आरोप लगाए थे नंबी नारायण पर, गिरफ्तार करवाया था, शर्म आनी चाहिए। डूब जा कहीं जाके। भारत के एक रत्न को आपने इस प्रकार का सलूक करवाया था। केरला में थे वो। सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैंने ऐसी मतलब वो जो आपने कहा ना, आपने अंगारे देखे थे, मुझे वो अभी दिख जाते हैं बीच बीच में थोड़े थोड़े। सर मैं ये कह रहा था, जो अपना डोमिनेंस वाली बात थी, आपने वैसे तो कह दिया कि सुपर पावर, डफर पावर, डूबर पावर है। लेकिन जैसे और वो दिख रहा है, मैं यही सवाल था कि भाई चाइना पहले सब उनकी बात मानते थे ना, अब चाइना खिलाफत कर देता है, नहीं चाइना मानेंगे। को कोई ट्रस्ट नहीं करता है भाई। रशिया उनकी बात नहीं इंडिया मानता। इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। तो सर अभी इंडिया भी चाइना, यूएस की बात नहीं मानता, चाइना मानता ही नहीं है। मानते का रशिया मतलब है मानता ही नहीं है। कि मानने का ये मतलब है कि अगर वो मुझे कहे कि तू रूस से तेल मत खरीद, तो मैंने कहा जा अपने चाचा के घर जाके रह कुछ देर के लिए, मैं खरीदूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे हक में है। अभी तो बंद कर रखा है, लेकिन नहीं, वी आर बाइंग। जून के महीने में द लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ ऑयल वाज फ्रॉम रशिया। ओके, जून का महीना, अरे 100%। टैरिफ लगा देना ना कि अच्छा टैरिफ लगा हुआ ही अपने पे, तो वैसे वो भी। तो जो करना कर। और तो फिर कर अब तो मैं हॉर्मुज से भी नहीं जा रहा, तो मैं थोड़ा ज्यादा 40 देशों से तेल खरीद रहा हूं, एंड आई एम बाईपासिंग हॉर्मुज। मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूं। महंगा है, ठीक है। अरे 1991 में सर, 1991 में, आज मैं दिल खोल के बात कर रहा हूं बेटा आपसे, $1 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते, $1 बिलियन से कम मेरी विदेशी मुद्रा रह गई थी मेरे पास। ये बड़े बड़े नेता हमारे खा गए थे सब। 1 बिलियन नहीं था। हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, उन्होंने कहा भाग जाओ। फिर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड से हमने कहा कि हमें $600 मिलियन चाहिए, हमें कुछ जरूरत है। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, बोला अपना सोना गिरवी रखो। आपको याद नहीं है? ट्रक में भर के 67 टन ऑफ आर सोना हमने इन दोनों देशों को भेजा था, तब हमें पैसे मिले। मुझे याद है उस समय मैं जिनके साथ काम करता था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, ही वाज टेक्नोलॉजी एडवाइजर, मैं उसका OSD था। मुझे अभी तक याद है, उसके कमरे में गया, उसके कंधे पर सर रख के मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सर मैं नहीं काम करूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आई कांट वर्क फॉर अ कंट्री जिस पे कोई भरोसा नहीं। कहता है, मेरे बाल हिला के कहता है, दीपक ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस वक्त मेरे पास $1 बिलियन थे 1991 में। अब 2026 की हम बात कर रहे हैं, 37 साल 35 साल, आज मैं 900 बिलियन के लगभग डॉलर पे बैठा हूं। ये नरेंद्र मोदी ने हवा से पैदा नहीं किया, हमारे लोगों ने पैदा किया। और बताऊं आपको एक मजेदार चीज, प्लीज। 2 साल हुए हैं तो हम 100 टन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था तब से, जब हमने भेजा था वहां सोना, तो 100 टन हम वापस लेके आए। तो मैंने एक रिटायर्ड RBI गवर्नर, मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, मैंने उनसे कहा यार टाइगर तूने 30 साल तक वहां क्यों रखा हुआ था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने कहा ऐसी बात ही तो राहुल मलोडिया के बाथरूम में रख देता, ये कौन सी बड़ी बात है।